नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं, अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। अब बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो राहुल गांधी को अपना क्रश बताती हैं और उनसे शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं। गदर 2 से बॉलीवुड में वापसी करने वाली 49 वर्षीय एक्ट्रेस सकीना यानी अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। साथ ही कहा कि आज भी मैं राहुल गांधी से शादी करने की बात पर कायम हूँ। बता दें, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने राहुल गांधी को अपना पसंदीदा राजनेता बताया और कहा कि वो बेहद क्यूट हैं और पढ़े लिखे हैं। अमीषा ने राहुल गांधी को राजनीति की दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी बताया। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी की शादी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी और कांग्रेस सांसद प्रीति शिंदे से होने की अफवाह उड़ी थी। कुछ पत्रकारों ने तो बहुत कुछ बता दिया था और तय ही बता दिया था। हालांकि अफवाहों पर सुशील कुमार शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने शादी की खबरों को गलत करार दिया। बता दें, करीना कपूर ने भी कहा था कि वो राहुल गांधी को डेट करना चाहती हैं और उन्हें जानना चाहती हैं। हालांकि ये बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने सैफ अली खान से शादी नहीं की थी। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ बताते हुए आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री अब राज्य के लिए महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तेजस्वी ने हाल ही में यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के अधीन काम कर रहे उप मुख्यमंत्री और मंत्री उन्हें मीडिया के सामने बोलने नहीं देते हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की सेहत और स्थिति का आकलन उनके खुद के मंत्री और अधिकारी कर रहे हैं, जो उनके फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री कभी कभी मीडिया से बात करते हैं तो उनका रास्ता रोक लिया जाता है और उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री को मंत्री और अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बातों को कट किया जाता है और कभी कभी तो वो मीडिया से बात करने के बाद भी उन्हें विपरीत दिशा में घुमा दिया जाता है। तेजस्वी ने यह दावा किया कि यह स्थिति पिछले 1 साल से जारी है, इससे कोई भी फुटेज देखकर सत्यापित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है और अब अडानी छत्तीसगढ़ पर मेहरबान हुए। अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 65,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की योजना की घोषणा की, जो राज्य के समग्र विकास और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गौतम अडानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अडानी समूह के अपने पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। अडानी समूह राज्य में सीमेंट प्लांट्स के विकास और विस्तार के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह कदम राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूती देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्रयागराज में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। भारतीय शेयर मार्केट के लिए आज का दिन बेहद खराब साबित हुआ। 86,000 से 76,000 पहुंचने वाले सेंसेक्स ने निवेशकों की लुटिया डुबोती। एक दिन में आज हुई बड़ी गिरावट के चलते 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी आज लाल रंग के निशान पर बंद हुए और अधिकतर बड़े स्टॉक नुकसान में रहे। सेंसेक्स कारोबार बंद होने के समय 1,000 से ज्यादा अंक गिर चुका था। मोदी कार्यकाल में रुपया गिरे ही जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। करेंसी मार्केट में 63 पैसे की कमजोरी के साथ पहली बार रुपया 86 के लेवल को तोड़ते हुए 86 रुपए 60 पैसे के निचले स्तर तक जा लुढ़का है। लेकिन रुपए में गिरावट का सिलसिला यहीं जाकर थमने वाला नहीं है। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि $1 के मुकाबले रुपए का औसत रेट वित्त वर्ष 2025-26 में 88 के लेवल तक गिर सकता है। यानी मौजूदा लेवल से रुपया ₹1.5 तक और भी कमजोर हो सकता है, जिसके बाद लोग पीएम मोदी के उस बयान को ट्वीट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था कि ये ऐसे नहीं होता है। मित्रों, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है। इसके साथ ही लोग आज के रुपए की हालत को ट्वीट कर रहे हैं। बता दें, देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। एफडीआई 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है और भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश भी 12 साल के शिखर पर है। यानी दोनों तरफ से पैसे देश से बाहर ही जा रहे हैं।
भारत में विदेशी निवेशक जो पैसे लगाए हुए थे वो तो पैसे लेकर भाग ही रहे हैं। भारतीय निवेशक भी अब भारत की तुलना में विदेशों में पैसे लगा रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। जीडीपी भी चित हो रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था 4 वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ सकती है। तो सवाल है कि ऐसी स्थिति कैसे हुई और देश की अर्थव्यवस्था आखिर कितने खराब दौर से गुजर रही है। शेयर बाजार में विदेशी निवेश पिछले साल से 99% कम हो गया है। 2024 में एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से सिर्फ 1600 करोड़ रुपए आए। पिछले साल ये 1.71 लाख करोड़ था, यानी 99% की गिरावट आ गई। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश की हालत चूल्हे में जा रही है, लेकिन पीएम मोदी का पीआर नहीं रुक रहा है। जनता ये जिस दिन समझ जाएगी बहुत कुछ होने वाला है। फिर डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट पर कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कहा है कि सुना मोदी जी के दफ्तर और घर में खुदाई चल रही है। वो रुपए के साथ गिरते गिरते जो मोदी जी की प्रतिष्ठा गर्त में जा चुकी है उसकी खोज जारी है। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 सालों में रुपया 58 से गिरते गिरते अब 87 पहुंचने ही वाला है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कहा करती थी कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा है। आज सुषमा जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। सुप्रिया ने कहा है कि रुपया गिरता जा रहा है, ग्रोथ थमती जा रही है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान हैं, लेकिन मोदी को परवाह ही नहीं है। इन्हें परवाह किसकी है? सिर्फ अडानी की। बता दें, विपक्ष तो मोदी से सवाल कर ही रहा है, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाली मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मोदी ने जो कहा है कि उनकी जो रिस्क लेने की क्षमता है उसका अभी पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। उनकी रिस्क लेने की क्षमता अनेक गुना ज्यादा है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बदलती परिस्थितियों पर चर्चा के लिए बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया। एक दिन पहले बांग्लादेश ने ढाका में तैनात भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। विवाद की ताजा वजह सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग करने की भारत की कोशिशें हैं। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत 4156 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 जगहों पर फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा है कि ये द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। ये समझौता सीमा पर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बता दें, इससे पहले बांग्लादेश ने भारत द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर आने से भी मना कर दिया था। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की 150वीं सालगिरह से जुड़े समारोह में शामिल होने से बांग्लादेश ने इनकार किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ये मौका था सोमवार को जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन का। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से कहा, आप अपनी बात पर कायम रहे और 4 महीने के अंदर आपने जम्मू कश्मीर में इंतजाम करवाए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का, अपनी हुकूमत चुनने का अधिकार दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला यानी मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। आपने जो चुनाव कराए उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पर भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पर रिपोल की जरूरत नहीं पड़ी। अब्दुल्ला ने कहा कि लोग अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत को दर्जा कब मिलेगा, और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में चुनाव का अपना वादा पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्द ही वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन आज खुशी के मौके पर वजीर आजम साहब मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे बीच आए। बता दें, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ये सुरंग सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेड मोड़ सुरंग का निर्माण 2400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इंडिया गठबंधन के बिखराव की खबरें चल रही हैं। गठबंधन के नेताओं की ओर से बयान भी ऐसे ही दिए जा रहे हैं। इस बीच अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन पर पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ शिवसेना यूबीटी के या उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं है, हमारे जो साथी हैं ये उनके मन की भावना है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सामने जो संकट है, समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह हैं, उनकी तानाशाही है।
संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है। संजय राउत ने कहा, उनके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो इंडिया गठबंधन के और मजबूत होने की जरूरत है। जैसा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। संजय राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन बचाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे के बीच बातचीत होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको सीएजी रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट इस मामले को आज 2:30 बजे सुनेगा। वहीं दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसके कारण रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 7 भाजपा विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर याचिका डाली थी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि संविधान के तहत विधानसभा की बैठक बुलाने का विशेष अधिकार स्पीकर का है और उनके आंतरिक कामकाज का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, विधानसभा के स्पीकर और अन्य से भाजपा विधायकों की याचिका पर जवाब मांगा। अब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत चीन सरहद पर हालात संवेदनशील लेकिन स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर हमारी तैनाती मजबूत है और हम किसी भी हालात से निपटने के योग्य हैं। पाकिस्तान के बारे में जनरल द्विवेदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम जारी है, लेकिन उधर से घुसपैठ जारी है। पाकिस्तान में आतंकवाद का बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है जो सीमा की इस ओर आतंकवाद का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तान से थे। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर को लेकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बता दें, इससे पहले एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने वायुसेना को फाइटर प्लेन मिलने में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई थी। वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा था कि चीन 6ठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन का ट्रायल कर रहा है और हम तेजस के वायुसेना में शामिल होने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगने के कारण मरने वालों की संख्या अधिक हो गई। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। कैलिफोर्निया के मौसम वैज्ञानिकों ने आगे भी तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इलाके में तेज हवाओं के कारण इस हफ्ते आग और भड़क सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के अंत में गजा में चल रहे युद्ध को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ये बातचीत ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले किसी समझौते तक पहुंचने के आखिरी प्रयासों का हिस्सा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने गजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की जरूरतों पर भी बात की। ये बातचीत नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुई है जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि वो बातचीत के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को कतर भेज रहे हैं। बता दें, ट्रंप कह चुके हैं कि उनके राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचने से पहले अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही मच जाएगी। नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई ने तालिबान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को इंसानों की तरह नहीं देखता है। मुस्लिम नेताओं से मलाला ने कहा कि तालिबान की नीतियों में कुछ भी इस्लामिक नहीं है। तालिबान अपनी नीतियों के माध्यम से महिलाओं को पढ़ाई करने और काम करने से रोक रहा है। मुस्लिम नेताओं से अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान की ओर से बनाई जा रही नीतियों को चुनौती देने का आग्रह किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।